डियर स्टूडेंट, मैं फॉरेन सर फिजिक्स क्लासेस। आज से हम यहां कुछ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड 2026 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ में इसकी थ्योरी भी रहेगी। तो यहां पर हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतर परावर्तन। आज एक ऐसा टॉपिक लेंगे हम जिसमें आप बोर्ड में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। आपको है ना इजीली भाषा में समझना है और वीडियो को आपको पूरा ही देखना है ना, जब आपके 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन है और पूर्णांतर परावर्तन है, जिसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी रहेंगे। देखिए प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्णांतर परावर्तन। टॉपिक तो हमारे इसमें सारे हैं, प्रकाश का परावर्तन है, दर्पण है और दर्पणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन होते हैं, सारा कुछ है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। यहां पर हम डेफिनेशन में नहीं जाएंगे कि प्रकाश का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है, ये डेफिनेशन नहीं आती है। यहां पर सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम क्वेश्चनों के लिए फॉर्मूले देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में फॉर्मूला क्या है। ये है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1 इसका फॉर्मूला है 1/2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। इसी के बराबर में रहता है B1 अपॉन B2 रहता है, इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 रहता है। और यहां पर जो 1/2 है और इसी को हम लिखते हैं क्या, N2 अपॉन N1 रखते हैं, N2 अपॉन N1। ये रिलेशन तो आपको याद ही रखना है, पूरा रिलेशन, ठीक है। जहां मान लीजिए ये कोई मीडियम है और इस मीडियम में हमने यहां पर एक नॉर्मल ले लिया, ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा पहला मीडियम हो गया, फर्स्ट मीडियम, और ये सेकंड मीडियम हो गया। जिसमें सेकंड जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। और पूरा पहला जो मीडियम है वो कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। ये विरल हो गया और नीचे सघन हो गया, ये विरल और ये कौन सा है, सघन है। जैसा कि डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। नॉर्मल और आने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं। जाने वाली किरण और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, मीडियम अलग अलग हैं। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी प्रकाश किरण जब जाती है तो उनका वेग चेंज होता है। यहां पर हम ये भी क्लियर करेंगे कौन कौन सी भौतिक राशियां चेंज होती हैं, कौन कौन सी राशि चेंज नहीं होती है। जैसे कि जब कोई प्रकाश किरण जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन कौन सी भौतिक राशियां चेंज होंगी। जैसे प्रकाश की चाल होती है, ये प्रकाश की चाल है, तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य है, आयाम होता है, आयाम होता है, तीव्रता होती है। ये भौतिक राशियां चेंज होती हैं। चाल को हम किससे लिखेंगे, बी से लिखेंगे, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से लिखेंगे, आयाम को ए से लिखेंगे, तीव्रता को आई से लिखेंगे। और एक राशि और है जिसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आवृत्ति को आप यहां न्यू से भी लिख सकते हैं, यहां पर आप जो है एफ से भी लिखेंगे और किसी किसी जगह पर आपको एन भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे किसकी, न्यू और एफ की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। पेपर में आपको क्वेश्चन सीधा का सीधा ऐसे मिलेगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो इनमें से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है। तो इनमें से 4 ही भौतिक राशियां तो परावर्तित, 4 भौतिक राशियां तो क्या होती हैं, बदलती हैं, चेंज होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी राशि है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, वो आपको क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। ठीक है,
तो यहां पर यह है कि ये पहले मीडियम में प्रकाश की चाल कितनी है, v1 है, और दूसरे मीडियम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है। पहले मीडियम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है, λ1 है। दूसरे मीडियम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है, λ2 है। प्रकाश जा रहा है वो एक मीडियम से कहां जा रहा है बताइए, दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि इनके फॉर्मूले, इनमें रिलेशन क्या है। 1n2 इक्वल टू कितना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, b1 अपॉन b2 होता है, λ1 अपॉन λ2 होता है, और n2 अपॉन n1 होता है। जहां λ1 λ2 पहले और दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, b1 और b2 पहले और दूसरे माध्यम में है ना प्रकाश की चाल होती है, और उसके बाद में साइन आई और साइन आर ये उनकी ज्याएं हैं, और 1n2 क्या है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तन पहले माध्यम के सापेक्ष होता है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 1n2 को क्या कहेंगे, 2n1 को क्या कहेंगे, इसके अलावा और भी कुछ मीडियम होते हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो इस टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल तो बाद में करेंगे, और न्यूमेरिकल हमें यहां पर बाद में मिल जाएंगे सारे, ठीक है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, और ये टॉपिक हमने पूरा पढ़ाई है। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कौन सी भौतिक राशियां बदलती हैं, कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती हैं। सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, जैसे चाल है, तरंग दैर्घ्य है, आयाम है, तीव्रता, ये भौतिक राशि तो चेंज होंगी, लेकिन कौन सी राशि चेंज नहीं होगी, आवृत्ति चेंज नहीं होगी। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सी भौतिक राशि चेंज होगी, कौन सी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेगा कि जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपवर्तित रहती है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें लिखा होगा आयाम, लिखा होगा तीव्रता, लिखी होगी तरंग दैर्घ्य, लिखी होगी, और एक इसमें ऑप्शन और क्या लिखा होगा, आवृत्ति लिखी होगी। तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा, आवृत्ति। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या चेंज नहीं होता है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और मैंने अभी जो आपको पिछले पेज में जो फॉर्मूले लिखाए थे वो याद रखने हैं, और उसमें हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे और उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। इसमें आपको बेसिक चीज पढ़नी है, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, क्रांतिक कोण पढ़ते हैं। क्रांतिक कोण पूर्णांतरिक परावर्तन वैसे साथ ही साथ चलते हैं, जिसे हम क्रिटिकल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रांतिक कोण देखिए, तो ये हमने एक मीडियम ले लिया, तो ये हमारा एक मीडियम है, और यहीं पर हमने एक मीडियम और ले लिया। एक हमने लिया है किसके लिए, क्रांतिक कोण के लिए, और दूसरा हमने किसके लिए, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए। इन दोनों के लिए हमने ये नॉर्मल दे दिए इनको, ये नॉर्मल है, इसका ये नॉर्मल हो गया, इसका ये नॉर्मल है, ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया, और यहां पर भी ये फर्स्ट मीडियम है। इन दोनों के लिए ये सेकंड मीडियम हो गया, इसके लिए भी ये सेकंड मीडियम हो गया। बीच में मैंने यहां मीडियम लिख दिया, ये मैंने यहां मीडियम लिख दिया है। ये दूसरा जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम हो गया, यहां पर भी ये सघन माध्यम है। क्रांतिक कोण के लिए आपको कुछ कंडीशन याद रखनी है, पढ़नी है, कि प्रकाश को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर दिखाएंगे। सघन से किधर दिखाना है, विरल माध्यम की ओर दिखाना है। तो यहां पर सघन से विरल की ओर दिखाएंगे, तो इसकी शर्त यह होती है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, और उस मान को मैंने क्या लिख दिया, आईसी लिख दिया, आईसी, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस सघन माध्यम में बने हुए इस आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। इसके लिए भी नॉर्मल ये है, और इसके लिए भी नॉर्मल ये है, दोनों के लिए नॉर्मल एक ही है। दोनों शर्तों के अंदर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा है, ये क्रांतिक कोण की कंडीशन है। और उसके बाद में हम पूर्णांतरिक परावर्तन की कंडीशन पढ़ेंगे। देखिए क्रांतिक कोण में जो क्रांतिक कोण होता है और इस माध्यम के लिए अपवर्तनांक होता है, इसमें भी एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन हम यहीं से निकालेंगे, ठीक है। जैसा कि स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम है
2n1 इजकल टू कितना है, साइन आई अपॉन कितना है, साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर है। यहां पर ये आई का मान कितना है, आईसी के बराबर है, और यहां आप देख रहे हैं आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो यहां आई की जगह पे तो हमें क्या रखना है, आईसी रखना है, आईसी रखना है, और आर की जगह पे क्या रखना है, 90 डिग्री रखना है। तो ये हो जाएगा 2n1 इजकल टू कितना हुआ, साइन आई की जगह पे कितना आईसी रखना है, और साइन आर की जगह पे कितना लिखना है, साइन 90 रखना है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होती है, साइन आईसी अपॉन कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये हो जाएगा 2n1 इजकल टू कितना, साइन आईसी हो गया, साइन आईसी। ये तो 2n1 है, और इसी को जब 1n2 लिखेंगे तो 1n2 इजकल टू हो जाएगा 1n2 इजकल टू 1 अपॉन कितना, साइन आईसी हो जाएगा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। और यहां 1n2 को जो हम बोलेंगे, 1n2 को, यह है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। और यदि यहां से आप जो है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण का मान निकालना चाहें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आईसी को मैंने इधर ले लिया, और ये एन इसके पास में पहुंच जाएगा, रिवर्स में पहुंच जाएगा, यानी 1n2 हो जाएगा। और यहां से जब हम आईसी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कितना, 1 अपॉन 1n2। 1n2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आईसी इक्वल टू कितना हुआ, साइन इनवर्स और 1 अपॉन कितना, n। तो इससे हम कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या, पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन में, इसमें भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि यहां पर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाला प्रकाश विरल माध्यम में जाने से ही पहले सघन माध्यम में ही वापस लौट के आ जाता है। तो यहां पर ये प्रकाश जो है उसी माध्यम में वापस लौट के आ जाएगा। और इस पूर्णांतरिक परावर्तन में प्रकाश क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा है। और इसके लिए शर्त क्या है, यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होगा तो वहां पर अपवर्तन कोण का मान भी 90 डिग्री से कैसा होगा, ज्यादा होगा। जब ये कोण जो है ज्यादा होगा तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाला प्रकाश विरल माध्यम में जाने से पहले ही कहां लौट के आ जाएगा, सघन माध्यम में लौट के आ जाएगा। और इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन बोलते हैं। इसकी शर्त पूछी जाती है कि पूर्णांतरिक परावर्तन की 2 शर्तें लिखिए, तो शर्त हम यहीं से देके बता सकते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मैंने लिख दिया यहां पे, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कैसा है, ज्यादा है। दूसरा, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। 2 शर्तें कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और प्रकाश सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए, विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट, अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध, ये हम पहले कर चुके हैं। जैसा कि एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, जैसे 2n1 इजिकल टू हमने पढ़ा था, यहां पे साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ा था। यहां पर हमने पुट किया था, पुटिंग जो आई की वैल्यू थी वो कितनी थी, क्रांति कोण के बराबर थी। और यहां पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना था, 90 डिग्री था। जब इन मानों को यहां पर पुट करेंगे तो कितना हुआ, 2n1 इजिकल टू कितना हुआ, ये साइन आई की जगह पे कितना है, आईसी, और साइन आर की जगह पे कितना रख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री रख रहे हैं। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा कितना, साइन आईसी हो जाएगा, आईसी का मतलब क्रिटिकल एंगल है, और अपॉन 1 यानी 2n1 इजिकल टू कितना है, साइन आईसी हो गया। और जब इसे हम यहां से चेंज करेंगे या हम इसे 1n2 करेंगे, 1n2 इजिकल टू कितना हुआ, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ कितना, आईसी हो जाएगा। और इसे हम बोलेंगे क्या, माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध है ये, ठीक है। नेक्स्ट, क्रांति कोण हमने पहले समझ लिया है।
कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सघन माध्यम में बने हुए उस आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब इसमें करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के लिए मैंने प्रकाश के अपवर्तन में कुछ बातें बताई थी आपको। ठीक है, देखिए कौन कौन सी बातें थी वो, ये थी 1n2 इक्वल टू फॉर्मूला कितना था, n2 अपॉन n1 था, और इसी के आगे मैंने लिखा था साइन आई अपॉन कितना लिखा था, साइन आर लिखा था, और यही वैल्यू होती है हमारी कितनी, यही वैल्यू होती है b1 अपॉन कितनी होती है, b2 होती है, और यही वैल्यू होती है लैम्डा 1 अपॉन कितनी होती है, लैम्डा 2। इसके लिए पॉइंट और समझना है आपको, जैसे हमारे पास में ये कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम हो गया, ये मीडियम है, मीडियम का एक हमने नॉर्मल ले लिया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, और इसमें जो पहला माध्यम है, ये पहला माध्यम क्या है, ये वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, ये वायु या निर्वात, और ये क्या है, ये नॉर्मल है। वायु या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो c होती है, और ये क्या है, ये कोई सघन माध्यम है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल को हम किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं, और हम चलेंगे इसी से, जैसे 1n2 इक्वल टू हमने क्या लिखा है, b1 अपॉन b2। तो इसके लिए जब हम वायु या निर्वात और किसी सघन माध्यम के लिए अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा n इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन वायु या निर्वात में प्रकाश की चालों को c लिखा जाता है, और किसी सघन माध्यम में प्रकाश की चालों को किससे लिखा जाता है, b से लिखा जाता है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ n इक्वल टू c अपॉन b, और आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा v की वैल्यू। तो यहां से यदि हम रिप्लेस करके b और n को रिप्लेस करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c अपॉन n हो जाएगी, जहां c क्या है, प्रकाश की चाल है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, 8 मीटर पर सेकेंड होती है, एक फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला अगर हम तरंग दैर्घ्य के पदों में निकालें तो कितना होगा, तो यहां से दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा, और दूसरा फॉर्मूला में यहां से ले लेते हैं, ये हो जाएगा n इक्वल टू कितना, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 है, ये हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 है। और वायु या निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं, और अगर इसी तरंग दैर्घ्य को किसी माध्यम में लिखेंगे तो लैम्डा m से लिखेंगे। m का मतलब यहां क्या है, मीडियम है, m का मतलब यहां क्या है, मीडियम है। तो n इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 हुआ, और लैम्डा 1 की जगह क्या लिखेंगे, हम यहां लैम्डा लिखेंगे, और लैम्डा 2 की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा m लिखेंगे। और हमें क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी होती है, लैम्डा m की निकालनी होती है। तो जब इनको हम रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा m की जो वैल्यू निकल के आएगी यहां से, लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, n। तो एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, यानी लैम्डा m इक्वल टू कितना हुआ, लैम्डा इक्वल टू कितना हुआ, लैम्डा अपॉन n हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन है 600 नैनोमीटर, देखिए 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश, तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो उस माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो देखिए यहां पर पहले माध्यम में जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे रहा है, पहले माध्यम में प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य दे रहा है वो कितनी दे रहा है, लैम्डा दे रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर है। नैनोमीटर को n और m लिखते हैं, n का मतलब नैनो, m का मतलब मीटर होता है। कौन से अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रहा है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में ये प्रकाश एंटर कर रहा है। तो बताइए इस माध्यम में इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को किससे लिखा जाता है, लैम्डा m से लिखा जाता है। तो लैम्डा m की वैल्यू बतानी है हमें। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया है कि लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा अपॉन कितना होता है, n होता है। तो लगाइए फॉर्मूला, तो यहां से हो जाएगा लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा अपॉन कितना हुआ, n हुआ। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर है। 600 बट्टे कितना हुआ, 1.5। यहां से पॉइंट उठाइए, ऊपर 0 बढ़ा दो, ये हो जाएगा 6000 हो जाएगा। 6000 बट्टे कितना हुआ, 15,
और 15 से इसे कैंसिल कर देंगे, कितनी बार कटेगा, 15 चौक 60, 2 जीरो और हैं, और हमारी वैल्यू किस में चल रही है, नैनोमीटर में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, 600 नैनोमीटर रहेगा। सॉरी 600 नहीं, हमारा 400 निकल के आ रहा है। कौन सा रहेगा, 400 नैनोमीटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कितनी है वायु में प्रकाश, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है यहां पे, देखिए ये क्वेश्चन है। अगला, वायु में प्रकाश की चाल दे रहा है वो, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। और मैंने आपको बताया भी था कि वायु या निर्वात में ये वैल्यू फिक्स है, और ये क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं होता तब भी आपको कितना लेना पड़ता है, 3 × 10⁸, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड लेना ही था ये। यहां तो अच्छा है कि चलो क्वेश्चन में दे दिया, और नहीं दिया होता तब भी हमें ये वैल्यू माननी पड़ती थी। और ये प्रकाश कहां जा रहा है, ये प्रकाश जा रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रहा है। तो बताइए उस माध्यम, यहां कांच लिख दिया, कांच यहां पे क्या है, माध्यम है। तो बताइए उस माध्यम यानी कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, 2022 में भी पूछा गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन तो आपको कैसे दिया है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शनल यानी 1 नंबर के ही मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी मिल सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, रिटन में भी मिल सकता है। और अगर ये रिटन में मिलेगा ये क्वेश्चन, तो ये कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। चलिए, इसका भी जवाब मैंने आपको पहले दे दिया था, इसके सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। और ये सब किससे होगा, क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब कौन सी घटना होती है, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। और प्रकाश के अपवर्तन में हमने पढ़ा है कि 1n2 इक्वल टू कितना होता है, 1n2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन कितना होता है, b2 होता है। लेकिन ये प्रकाश कहां से आ रहा है, ये प्रकाश वायु या निर्वात से आ रहा है। और मैंने वायु या निर्वात के लिए आपको बताया है, जैसे ये मीडियम है और ये इसका नॉर्मल है, ऊपर ये क्या है, ऊपर ये वायु है, और वायु से ये कहां जा रहा है बताइए, ये जा रहा है किसमें, कांच में। वायु क्या है, विरल माध्यम, कांच क्या है, सघन माध्यम। और जब वायु निर्वात होता है तो इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, c। और किसी सघन माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या माना जाता है, b माना जाता है। और ये प्रकाश कहां से जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, यानी वायु से कहां जा रहा है, कांच के अंदर जा रहा है। और जब वायु से कांच के अंदर जाता है तो इसके लिए फॉर्मूला कितना होता है, 1n2 इक्वल टू कितना है, b1/p2। और इसी को हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो सिंपल इसे हम क्या लिख देते हैं, n। और ये वायु में प्रकाश की चाल है, और वायु में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं, c से। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं, b से। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है, यहां से निकालना है b। और जब b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, c अपॉन कितना हो जाएगा, n। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे दे दी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले में लिखना होता है क्वेश्चन के अंदर क्या, गिवन लिखना होता है। ये गिवन वैल्यू लिखनी होती है। सबसे पहले लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल दी है, वायु में प्रकाश की चाल दी है। और वायु में प्रकाश की चाल को किससे लिखा जाएगा, c से लिखा जाएगा। c इक्वल टू 3 × 10⁸ इतने मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और ये प्रकाश जो है कौन सी मीडियम में जा रहा है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में यानी मीडियम में प्रवेश कर रहा है। तो बताइए इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी, b की वैल्यू पूछता है। तो यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की जगह पे c की वैल्यू पुट करिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया, अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 1.5 हो गया। जब यहां से पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर कितना हुआ, ऊपर हो गया यहाँ पे 30 हुआ, 30 अपॉन कितना है, 15 है, 30/15। और इंटू कितना है, 10 की पावर कितना हुआ, 8। और 15 से इसे ठीक के बार काटेंगे 2 बार, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हुआ, 2 × 10 की पावर कितना हुआ, 8 मीटर पर सेकंड हुआ। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी प्रकाश की चाल हमेशा क्या होती है, घटती है। ये चीज हम अगले टॉपिक में देख लेंगे क्या होता है नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, 2 × 10 की पावर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन कितना है, 1.5 × 10 की पावर 8, ये नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, 2 × 10 की पावर कितना हुआ, 8 मीटर पर सेकेंड होगा। देखिए चलो यहां जगह नहीं है, बाकी हम नेक्स्ट पेज पे और सारी चीजें क्लियर करेंगे।
टेस्ट देखिए। वायु के सापेक्ष, ये भी क्वेश्चन है अगला हमारा, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रम से इतने और इतने दिए हुए हैं, ये है। तो बताइए कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, ये काफी अच्छा टॉपिक है, तो भले इसमें समय कितना भी लगे जाए लेकिन ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, है ना, बड़े आराम से आपको समझना है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वायु की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं और कांच की बात कर रहे हैं। और पेपर में भी आपको ये तीन ही मीडियम मिलेंगे, इससे ज्यादा मीडियम मिलेंगे नहीं। तो तीन मीडियम के बारे में आप समझ लो ध्यान से। पहला मीडियम हमारा कौन सा है, ये पहला मीडियम हमारा वायु है। दूसरा मीडियम यहां किसकी बात हो रही है, जल की बात हो रही है। दूसरा मीडियम कौन सा है हमारा, दूसरा मीडियम यहां पर हमारा जल है। और अगला मीडियम कौन सा, यहां पे कांच है, कांच। ठीक है, वायु की बात करें तो इसे हम एयर कहते हैं। और ये क्या होता है बताइए, वाटर बोलते हैं इसे, वाटर होता है। और ये क्या है, गिलास है, ये गिलास हो गया। मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं यहां पे, जैसे एयर को हमने ए से लिख दिया है, जल को हमने यानी वाटर को हमने डब्ल्यू से लिख दिया है, और गिलास को हमने किससे लिख दिया है, जी से लिख दिया है। तो आपको एक सीक्वेंस बनाना है अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग में एक सीक्वेंस बनाना है कि यहां पर एयर पे से हमें कहां तक चलना है, वाटर तक चलना है, वाटर से कहां तक चलना है, गिलास तक चलना है, और गिलास पे से लौट के कहां पे आना है बताइए, एयर पे आना है। तो इनको हम इनके अपवर्तनांकों के पदों में कैसे लिखें, ये देखिए। तो पहले हम एयर पे से डब्ल्यू पे चलेंगे, तो एयर पे से डब्ल्यू पे चलेंगे तो ये लिखेंगे ए एन डब्ल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू पे से चलना है आपको जी, लेकिन ये मल्टीप्लाई में चलेगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एन कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, इंटू जी पे से लौट के कहां पे आना है हमें, ए पे आना है, तो जी एन कितना होगा, ए। और इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, ए के बराबर होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, ए पे से डब्ल्यू पे चलना है, ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी, और जी पे से लौट के आना है ए पे, तो जी एन ए। जब इन तीनों अपवर्तनांकों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों का गुणा कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, चलो देखिए अब इनको बोलेंगे कैसे। जहां एक को लिख के बता देता हूं, बाकी और को आप वैसे ही समझ लेंगे। जैसे ए एन डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, ए एन डब्ल्यू, लास्ट में देखो, लास्ट में क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है। तो जो वैल्यू लास्ट में होती है उसी का अपवर्तनांक होता है, उसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। किसके सापेक्ष होती है, जो पहले दिया है। तो यहां पे देखो लास्ट में क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, और डब्ल्यू का मतलब यह क्या है, जल है। तो यहां पर ये जल का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष है। मैं लिख देता हूं इसको, ये हम इसे बोलेंगे जल का अपवर्तनांक है। ये जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, ये वायु के सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है, ये वायु के सापेक्ष। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, या तो मैं ऐसे बोले कि ये जल का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, है ना। कैसे, या तो जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, या फिर वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ऐसे ही हम किसे बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे डब्ल्यू एन जी को। तो बताइए मेरे साथ साथ बोलिए कैसे बोलेंगे इसे बोलेंगे कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। या हम इसे कैसे बोलेंगे, जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं इधर, चलो यही देखते हैं। देखो ठीक है, देखिए क्योंकि जगह कम है तो इसे हम हटा देते हैं और इसी जगह पे से कर लेते हैं। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा किसको हम किसके रेस्पेक्ट में उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, उसका अपवर्तनांक बोलेंगे। बाकी हम सीधे चलते हैं किस पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पे
आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है। एक तो जल का दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष आपको दिया गया है किसके, वायु के सापेक्ष एक जल का अपवर्तनांक है और किसका है, कांच का अपवर्तनांक है। दो वैल्यू दी है आपको, तो यहां लिखेंगे गिवन, यहां पर हम लिखेंगे गिवन वैल्यू लिखेंगे। तो पहले आप n लिख लो, n और n लिख दिया मैंने। एक तो अपवर्तनांक किसका है, यहां पे जल का है, तो मैंने यहां जल लिख लिया है, और एक अपवर्तनांक किसका दिया है आपको, कांच का दिया है। ये दोनों किसके रेस्पेक्ट में है, ये भी एयर के रेस्पेक्ट में है और ये भी एयर के रेस्पेक्ट में है। इनकी वैल्यू क्रम से दी है। क्रम से का मतलब है कि पहली वैल्यू 4/3 है, पहली वैल्यू कितनी है यहां पे 4/3 4/3 है, और दूसरी वैल्यू कितनी है यहां पे 5/3 है। ये समझ में आ गया, ये गिवन वैल्यू समझ में आनी चाहिए। क्या पूछा है ये देखो, हमें बताना है कांच का अपवर्तनांक बताना है, किसके सापेक्ष बताना है, कांच का जल के सापेक्ष बताना है, किसका बताना है, कांच का बताना है। तो जिसकी वैल्यू हमें बतानी होती है उसे बाद में लिखा जाता है। कांच का अपवर्तनांक बताना है, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, जल के रेस्पेक्ट में बताना है। तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है उसे पहले लिखा जाता है। तो ये वैल्यू पूछिए। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला ये आपकी माइंड में होना चाहिए, ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए देखिए, ये फॉर्मूला हमारे पास में ANW इंटू कितना है WNG और इंटू कितना है बताइए GNA इजकल टू कितना है 1 है। क्या क्या वैल्यू है देख लो यहां पे, क्या ANW है हमारे पास में, बिल्कुल है 4/3 लिख देंगे यहां, इंटू क्या WNG है, नहीं है, यही वैल्यू तो बतानी है हमें WNG। चलो क्या GNA है, चेक कर लेते हैं। GNA तो नहीं है, तो GNA नहीं है तो इसका जब हम GNA निकालेंगे तो इसे जस्ट रिवर्स कर देंगे। हमारे पास में ANG है और अगर GNA आपको चाहिए तो इसे इधर और इसे इधर और इसे भी रिवर्स करेंगे। तो यदि आपको यहां से GNA की वैल्यू चाहिए तो GNA बराबर जहां 5/3 है, अब ये रिवर्स होकर 3/ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने GNA निकाल लिया, तो GNA की वैल्यू को यहां रख दो, ये हो जाएगा 3/5 इजकल टू कितना है, ये हो जाएगा। हमें 3 से 3 काट देंगे यहां पर और ये कितना होगा 4/5 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा इंटू कितना है WNG हो जाएगा इजकल टू कितना हुआ 1 हुआ। हमें चाहिए क्या WNG चाहिए, WNG इजकल टू कितना 1/4/5 डिवाइड में आ जाएगा और ये 5 पहुंचेगा ऊपर, तो कितना हुआ ये हो जाएगा 5 कितना हुआ 4। तो हमारा जो आंसर रहेगा WNG का कितना है 5 कितना हुआ 4। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, सॉरी कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। और ये पूछा है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं 5/4 ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। और ये क्वेश्चन रिटन में पूछे जाते हैं, और रिटन में ऐसे क्वेश्चन कितने नंबर पर पूछे जाते हैं 2 नंबर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो ऐसी और क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा नहीं है, ये है देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण, कहां पर सघन माध्यम में, सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान होगा। ये मैंने इसी क्लास में आपको शुरुआत में बताया था जब हमने क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ा था। और क्रांतिक कोण के बारे में हमने ये देखा था कि जैसे ये हमारे पास में कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम हो गया, ये कोई मीडियम है, और इस मीडियम में हमने ये नॉर्मल ले लिया। तो ये क्लास, ये थ्योरी हमने पढ़ते समय ये देखा था कि यहां पर ये नॉर्मल है और नीचे कौन सा मीडियम होता है, ये नीचे है हमारा सघन माध्यम है, ये है ना, डेंसर मीडियम हो गया ये। तो हमने ये देखा था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण यानी इधर से सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तो ये विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री तब बनाती है, तब यहां पर आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, क्रांतिक कोण के बराबर होता है। और यही बात तो क्वेश्चन में कह रहा है वो, देखिए क्या कह रहा है, एक बार दोबारा से देखते हैं। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, आई का मान क्रांतिक कोण के बराबर है,
ये सब बातें उसने मेंशन करी है क्वेश्चन के अंदर। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान यानी आई की वैल्यू किसके बराबर है, यहां पर क्रांति कोण के बराबर है, आईसी के बराबर है, तो बताइए कि इस विरल माध्यम में इस अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो वही तो पूछ रहा है, तो बताइए कि इस अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, अर्थात उस विरल माध्यम में इस अपवर्तन कोण का मान होगा कितना, तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन और देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, जो कि इस क्वेश्चन को पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि सघन माध्यम में हमारा जो आपतन कोण होता है वो क्रांति कोण के बराबर होता है। और ये कंडीशन कब होती है, ये तब होती है जब विरल माध्यम के अंदर इस अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन में यही बात कर रहा है वो कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है, तो बताइए कि उस विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो कितना होगा बताइए, 90 डिग्री होगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम पहले कर चुके हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसका जवाब आपको, हमने जो थ्योरी पढ़ी है, भले ही हम थ्योरी यहां पे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको यही मिल जाएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जब एक वर्णीय प्रकाश, है ना, मोनोक्रोमेटिक जब लाइट होती है, एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश कर रहा है, माध्यम के अंदर प्रवेश कर रहा है। पारदर्शी माध्यम तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब पारदर्शी माध्यम नहीं होगा तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा नहीं वो। लेकिन बात किसकी बात कर रहा है वो, ये बात कर रहा है पारदर्शी माध्यम, कोई ना कोई डेंसर मीडियम की बात कर रहा है, किसी सघन माध्यम की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो प्रकाश का कौन सा अविलक्षण अपवर्तित रहता है, और ये बात हमने शुरुआत में पढ़ी थी कि प्रकाश के अपवर्तन की कंडीशन के अंदर जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदलती है, उसका आयाम बदलता है और उसकी तीव्रता बदलती है। लेकिन एक भौतिक राशि एक ऐसी है, कौन सी, आवृत्ति, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है। एक बार मैं लिख भी दूंगा इनको। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे ये कोई मीडियम हो गया, ये नॉर्मल है, माध्यम चेंज होनी चाहिए, ठीक है, माध्यम चेंज होनी चाहिए, माध्यम अलग अलग होनी चाहिए, ऊपर का माध्यम अलग है, नीचे का माध्यम मैंने अलग मान लिया है यहाँ पे। और ये क्या है, ये नॉर्मल है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो इनमें से कौन कौन सी इसकी भौतिक राशियां चेंज होती हैं, कौन कौन सी राशियां चेंज होती हैं, ये कौन कौन सी भौतिक राशियां चेंज होती हैं, इसका आयाम चेंज होता है, आयाम चेंज होता है, और क्या चेंज होता है, इसकी चाल चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, और क्या चेंज होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य चेंज होती है, और क्या चेंज होता है, इसकी तीव्रता चेंज होती है, तीव्रता चेंज होती है। क्या नहीं बदलती है, इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो जवाब आपको मिल ही गया होगा सवाल के अंदर, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। आयाम को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, चाल को बी से लिखते हैं, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं, तीव्रता को हम आई से लिखते हैं, और इसे किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। तो ये सब राशियां क्या होती हैं, ये राशियां सब चेंज होती हैं। कैसी होती हैं, ये चेंज होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी भौतिक राशि है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। ये भौतिक राशि चेंज नहीं होती है, अर्थात ये राशि क्या होती है, अपवर्तित रहती है। तो क्वेश्चन देख लो, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में जाता है ना, प्रवेश करता है, तो प्रकाश का कौन सा अविलक्षण अपवर्तित, अपवर्तित का मतलब क्या है, नहीं बदलना, है ना, क्या नहीं बदलना। तो कौन सी राशि नहीं बदलेगी हमारी, ये आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चार भौतिक राशियां बदल जाती हैं, जैसा कि हमने यहां लिखा हुआ है। बाकी एक भौतिक राशि इसमें चेंज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है हमारा क्रांति कोण पे आधारित। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी
सघन माध्यम, किसी सघन माध्यम में, कौन से माध्यम में, सघन माध्यम में क्या है, क्रांति कोण होता ही है। वो तो थ्योरी में हमने पढ़ा भी था कि क्रांति कोण की घटना तब होती है जब सघन माध्यम से प्रकाश कहां जाता है, विरल माध्यम में, और ये क्रिटिकल एंगल जो बनता है वो कहां बनता है, सघन माध्यम बनता है। और सघन माध्यम में जो आई होता है वो आईसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आईसी के बराबर होता है। कब, जब विरल माध्यम में जाकर उस अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में दे रहा है कि क्रांति कोण को निम्न लिखित व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त कर रहा है वो, आई ये व्यक्त कर रहा है थीटा सी बराबर, ये क्रिटिकल एंगल दे रहा है, थीटा सी इक्वल टू कितना दे रहा है, थीटा सी इक्वल टू दे रहा है tan इनवर्स ऑफ 3/4 दे रहा है। ये क्रिटिकल एंगल है और हमें पता है कि जब यहां से इनवर्स को हटाएंगे तो 3 ये tan हट के कहां जाएगा, ये थीटा सी के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा सी। इसी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा सी इक्वल टू कितना, 3/4। हमने इस थ्योरी के अंदर इस क्रांति कोण को किससे लिखा था, आईसी से लिखा था, लेकिन आईसी से न लिखने की बजाय इस क्वेश्चन में उसने किससे लिखा है, थीटा सी से लिखा है। तो tan थीटा सी इक्वल टू कितना हुआ, 3/4 हुआ। और हमें पता है tan इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इस tan के लिए ये जो 3 है वो क्या होगा, लंब होगा, और ये 4 होगा वो क्या होगा, आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसका एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये एक लंब हो गया और ये इसका आधार हो गया, और ये इसका क्या है, ये कर्ण हो गया। और ये वाला जो एंगल दे रहा है वो एंगल दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है वो, ये थीटा सी दे रहा है। ये वाला जो कोण दे रहा है वो कितना है, थीटा सी। क्रिटिकल एंगल ये वाला है, ये है ना, थीटा सी है। तो यहां पर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो इस कोण के अनुसार यहां पर ये कितना हुआ, लंब कितना है इसका, 3 हुआ, ये 3 है, और ये कितना हुआ, 4 हुआ। इसे मैंने नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया ए, और इसे बी नाम दे दिया, और इसे क्या नाम दे दिया, सी। अगर इस कर्ण को निकालना चाहेंगे तो आधार कितने का, 4 का, और ये कितने का है, 3 का। और अगर इस कर्ण को निकालना चाहें तो कर्ण कितने का होगा, यहाँ पे AC इक्वल टू होगा रूट के अंदर कितना, ये हुआ आधार का वर्ग और प्लस कितना, लंब का वर्ग हुआ। सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हुआ, 16 हो गया, और ये कितना हुआ, 9 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 25 हो जाएगा, और 25 का रूट कितना हुआ, 5 हुआ। तो हमने यहां कर्ण कितने का निकाल लिया, 5 का निकाल लिया। क्लियर। चलिए क्या पूछ रहा है, तो बताइए सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होगा। और ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि n इक्वल टू कितना होता है, n इक्वल टू होता है 1 कितना होता है बताइए, tan पढ़ा तो हमने, सॉरी साइन आईसी पढ़ा था यहाँ पे। n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू पढ़ा था हमने 1 साइन आईसी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो, tan थीटा सी दे रहा है, सॉरी थीटा सी दे रहा है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कितना, साइन ऑफ कितना, थीटा सी। और साइन बराबर क्या होता है बताओ, साइन बराबर होता है लंब बटे कितना होता है, कर्ण होता है। लंब बटे कितना, कर्ण। लिखो वैल्यू, लंब कितना है यहाँ पे 3, और कर्ण कितने कितना है यहाँ पे 5। तो 5 यहां से ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना होगा ये 5/3। और ये किसके बराबर है, n। और n क्या है यहाँ पे, यही तो अपवर्तनांक है। क्या पूछ रहा है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक बताइए, सघन माध्यम का अपवर्तनांक बताइए किसके सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, n की वैल्यू निकल के आ रही है 5/3। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, 5/3। ये क्वेश्चन तो आप यहां देख रहे हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, और यहां पर इसके एक ही नंबर मिलेगा, और ये जरूरी नहीं है कि आपको एक नंबर में ही क्वेश्चन मिले। ये क्वेश्चन रिटन में भी हो सकता था, और जब ये क्वेश्चन आपसे रिटन में पूछा जाएगा तो ये 2 नंबर या 3 नंबर से कम नहीं होगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहां इस यूपी बोर्ड के लिए ये पहली सीरीज यहां पर खत्म करी है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल ही गए हैं। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब की नहीं कहूंगा मैं, वो तो आपको अच्छी लगी तो करेंगे ही, लेकिन इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर इसलिए जरूर करना है कि उनका भी भला हो, है ना। आपका भला तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ 2 से 3 नंबर आप सभी बच्चों को बढ़ाइए, है ना, जिससे सभी को इसका फायदा मिले। थैंक यू।